हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का वीडियो जो है वो डेली वोकैब पे रहेगा। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से हम, जो कि ऑफिशियली कल से माना जाएगा, कि हम DSSS ASO के जो एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस साल, जिसका एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए हम डेडिकेटेडली प्रॉपर डेली वोकैब का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें टायर 1 टायर 2 दोनों के लिए काम आएगा। और हम डेली वोकैब करेंगे, ठीक है। पूरी सीरीज़ चलेगी। तो कायदे से डे 1 मैंने कल कंसिडर किया था। तो कल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था PDF। तो अगर आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, ये सारे PDF तो आपको वहीं मिलेंगे। और इतना अच्छे से, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से आपको PDF नोट्स बना हुआ है। तो इसमें हम करेंगे क्या क्या, डेली 10 वर्ड्स करेंगे, डेली वर्ड्स, ठीक है, उसके मीनिंग्स के साथ एंटोनिम, सिनोनिम और एक एग्जाम्पल भी लेंगे। एंड देन हम 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी करेंगे, एंड 5 वो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो ये 3 चीज़ें जो मेनली रहेगी, जो आपको डेली मिलेगा। और बाकी अगर कोई भी चेंजेस होगा तो आप तो कमेंट में बता दिया करना, तो मैं चेंजेस उसमें कर दिया करूँगी, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा पहला वर्ड है लेथार्जिक, जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है। सो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने इंग्लिश या व्हाट्सएप लैंग्वेज बोल सकते हो, उसमें भी लिखा है कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इनिशियली ऐसा नहीं था, फिर जब मैंने खुद भी पढ़ा तो मुझे थोड़ा ये फील हुआ कि मुझे क्या चेंजेस करना है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब तक आप पूरा पढ़ लोगे या PDF से पढ़ते हो, तो आपको कुछ भी सजेशन चाहिए या फीडबैक है, या क्या कुछ दिक्कत आ रही है, या और कुछ चाहते हो ऐड करूँ या पैटर्न चेंज करूँ, कुछ भी सजेशन हो आप कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। चलो, फर्स्ट वर्ड इज लेथार्जिक, जो कि एडजेक्टिव है। लेथार्जिक मतलब कि बिल्कुल भी एनर्जी ना होना, बहुत ही सुस्त, लेज़ी फील करना, जिसमें कोई काम करने का हमें मन नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे सिनोनिम हो गया इसका, लेज़ी, स्लगिश, टॉर्पिड, एनर्वेटेड। इन सभी का मतलब क्या है? लेज़ी फील करना, बिल्कुल भी ऐसे काम करने का मन नहीं करना। इसका एंटोनिम यानी उल्टा क्या हो जाता है? एनर्जेटिक, एक्टिव, अलर्ट, ठीक है। अब मैं ना इसमें खासियत ये भी है कि इसके साथ, हर वर्ड के साथ कंटेक्चुअल एग्जाम्पल भी रहेगा, चाहे वो आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो इसमें आपको कंटेक्चुअल एग्जाम्पल मिलेगा, मतलब आपके ही कॉन्टेक्स्ट में मैंने कोशिश किया बनाने की एग्जाम्पल। सो देखो, आफ्टर स्टडिंग लेट इन टू द नाइट फॉर DSSS एग्जाम, शी फेल्ट इनक्रेडिबली लेथार्जिक द नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी कि रात भर लेट तक पढ़ाई करने की वजह से DSSS एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा, अगली सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील कर रही थी, यानी कि वो लेज़ी या फिर बिल्कुल भी लो एनर्जी के साथ फ़ील कर रही थी, ठीक है। हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है कैकोफोनी। कैकोफोनी, जो कि एक नाउन है। कैकोफोनी का मतलब होता है कि ऐसी आवाज़ जो कानों को चुभने वाली और अजीब सी, बहुत तेज़ आवाज़ हो, है ना, यानी कि बहुत सारा शोर शराबा हो। कर्कश ध्वनि लिखा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा वाला, जो आपको कान, ऐसा साउंड, ऐसी आवाज़ें जो आपके कान को चुभन दे, चुभने वाली जो आवाज़ होती है। इसका सिनोनिम्स हार्श नॉइज़ बोल सकते हैं, लाउड रैकेट, डिन, क्लैमर। और इसका अपोजिट क्या होगा? जो सुरीली आवाज़ है, या बहुत ऐसा आवाज़ जो कानों को बहुत सुकून दे रहा है, हार्मनी, पीस, साइलेंस, ठीक है। इसका कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लेट नाइट कैकोफोनी ऑफ दिल्ली ट्रैफिक एंड ब्लेयरिंग कार हॉर्न्स मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हर टू कंसंट्रेट। कि रात के जो लेट नाइट के जो एकदम आधी रात के जो दिल्ली का ट्रैफिक का कैकोफोनी है, यानी ट्रैफिक की इतनी सारी बेकार की बहुत सारी आवाज़ें हैं, शोर शराबा है दिल्ली ट्रैफिक का, और ये जो कार के हॉर्न्स बज रहे हैं, उसकी वजह से उसको वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। उसके लिए मुश्किल है, कि कंसंट्रेट कर पाना मुश्किल हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कैकोफोनी ऑफ दिल्ली ट्रैफिक, है ना। चलो, थर्ड वर्ड है लोकाशियस। लोक्वाशियस एडजेक्टिव है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जो बहुत ही ज़्यादा बात करता हो, ठीक है, जिसे चुप रहना बिल्कुल ही पसंद ना हो, यानी बातूनी इंसान कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? चैटर बॉक्स, चैटी हो सकता है, टॉकेटिव, गैरलस, ये इंपॉर्टेंट है, गैरलस, वॉल्यूबल, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या होता है? कि इंसान जो है वो बहुत टॉकेटिव है, लोक्वाशियस है, लो क्वैशियस है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो एकदम शांत रहना पसंद करता है, रिजर्व्ड, साइलेंट, टैसीटर्न, ठीक है। तो टैसीटर्न भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार मतलब इंपॉर्टेंट है, गैरलस और टैसीटर्न। इसका कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं, लाइक while her sister is quiet and reserved, she is quite loquacious and easily takes over the conversation, है ना। जबकि उसकी बहन, मतलब हालांकि उसकी बहन शांत रहने वाली है, रिजर्व्ड है, ठीक है, चुप चुप सी रहती है, अपने में ही रहना पसंद करती है, लेकिन
उसकी बहन की बात हो रही थी, लेकिन जो वो है वो क्वाइट लोक्वाशियस है, यानी कि वो क्वाइट बातूनी है और आसानी से कॉन्वर्जेसन में पार्ट ले लेती है, आसानी से कोई भी बात चल रही होगी उसमें वो आराम से अडाप्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, फोर्थ वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट, आई नो फर्स्ट डे का वर्ड फर्स्ट डे के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो ये मैंने चेंजेस की है डे 2 से कुछ कुछ चेंजेस की है कि बहुत ही ज़्यादा टफ ना हो। सो डे 1 में आपको टफ लग सकता है, बट कोई बात नहीं, जब हम रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती जाएंगी। मैग्नीलोक्वेंट ये एडजेक्टिव है और इसका क्या मतलब है कि दूसरों पर अपना रोब झाड़ने के लिए बहुत बड़ी भारी और वर्ड्स, बहुत बड़ी बड़ी और भारी वर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है। शौकिया भाषा, यानी कि आप जो है मतलब किसी को शो ऑफ करने के लिए झाड़ रहे हो या बोल रहे हो, इस तरह की बातें बोल रहे हो जो ना मतलब ऐसे बड़ी 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 बातें नहीं करते हैं लोग कि पता चलता है कि ये फेक है या फेक बातें या फेंकना बोलते हैं ना लोग, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, तो उस सेंस में मैग्नीलोक्वेंट हो गया। तो इसका सिनोनिम हो गया ग्रैंड स्पीच, शोई लैंग्वेज, बम्बास्टिक, पॉम्पस, ठीक है, ये हो गया सिनोनिम। अच्छा, एंटोनिम मतलब उसका उल्टा कि सिंपल है, मॉडेस्ट है, प्लेन स्पोकन है, जो बात है वैसा ही बोलती है। तो एग्जाम्पल देख लो, द कैंडिडेट्स मैग्नीलोक्वेंट स्पीच वॉज फुल ऑफ ग्रैंड प्रोमिसेस बट कम्प्लीटली लैक्ड सब्सटेंस। मतलब कैंडिडेट का जो स्पीच है ना वो मैग्नीलोक्वेंट था, मतलब बस बड़ी बड़ी बातें उसमें की थी, उसमें बहुत सारे लंबे लंबे बहुत बड़ी बड़ी प्रोमिसेस थी, लेकिन कुछ रियलिटी में उसका तुक नहीं बन रहा था कि मतलब इस सच में ऐसा पॉसिबल होना है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो नहीं दिख रहा था। लेकिन बड़ी बड़ी प्रोमिसेस थी उस कैंडिडेट के चुनाव में, जैसे इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो भी तो मैग्नीलोक्वेंट स्पीच ही देते हैं ना, ऐसी स्पीच देंगे कि आप एकदम इम्प्रेस हो जाओगे, इतना बड़ा चढ़ा के बात करेंगे कि इंसान खुश हो जाए, है ना। लेकिन वो प्रोमिसेस जो करते हैं लंबी चौड़ी, वो कितनी सफल होती है रियलिटी में इलेक्शन के बाद, वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं उनकी जो स्पीच है, वो जो भाषण देते हैं, वो मैग्नीलोक्वेंट है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा फ्रिवोलस। फ्रिवोलस फ्रिवोलस का मतलब क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। फ्रिवोलस यानी कि कोई ऐसी बात या चीज़ जो बिल्कुल ही फालतू सी हो, सस्ती सी हो और हल्के लेवल की हो, जिसका कोई सीरियस मतलब ना हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो गया सिली, केयरलेस, ट्राइवियल, पेटी, ठीक है, कि क्या पेटी बातें कर रहे हो यार, क्या बेकार की फालतू सी सिली बात कर रहे हो। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यार सीरियस बात है, इंपॉर्टेंट बात है, प्रोफाउंड है। ओके, एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, द कोर्ट डिसमिस्ड द केस कॉलिंग इट अ फ्रिवोलस लॉ सूट दैट वेस्टेड पब्लिक रिसोर्सेज। कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया, क्या कहकर कि ये केस तो जो है फ्रिवोलस है, यानी कि ये बेकार का है। ऐसे बोलते नहीं, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ये कोई केस है, आप यहाँ पे कोर्ट का वक्त ज़ाया ना करें, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो यानी कि मतलब इस सेंस में ऐसे, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो आपने केस लाए हो ये तो फ्रिवोलस है, फालतू की, बेकार की, ये आप यहाँ पे बस पब्लिक रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये फ्रिवोलस केस है, ऐसे करके एग्जाम्पल के लिए है। ओके, 6 नंबर पे आता है हमारा एग्जिजेंट। एग्जिजेंट भी एडजेक्टिव है। एग्जिजेंट, ओके, मैं एक और बात ध्यान रखना कि डे 2 में, आज ही मैं डे 2 का वीडियो डालूंगी और आपको ये दोनों ही वीडियोस आज देखनी है किसी भी हालत में, क्योंकि फिर आपका जो फ्लो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। डे 1 का कल वाला है, कल नहीं बना पाई थी मैं, कल से मुझे शुरू करना था। और डे 2 कायदे से आज डे 2 है, तो डे 2 में ईजी वर्ड्स रहेंगी, टेंशन मत लेना। एग्जिजेंट एडजेक्टिव है, यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन या काम जिसमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत हो, है ना, जिसे आगे के लिए टाला नहीं जा सकता है, मतलब बहुत अर्जेंट हो, आपको अभी ही करना पड़ेगा, एग्जिजेंट एडजेक्टिव है ना। सिनोनिम अर्जेंट, डिमांडिंग, प्रेसिंग, इम्पेरेटिव। इसका एंटोनिम अपोजिट क्या हो गया, अनइम्पॉर्टेंट, नेग्लिजिबल, मतलब उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें। ऑर्डिनरी, ठीक है, सामान्य बात है, सामान्य बात है। ओके, एग्जाम्पल, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैड टू हैंडल द एग्जिजेंट पेपर वर्क बिफोर द सबमिशन डेडलाइन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ये जो पेपर वर्क है वो एग्जिजेंट पेपर वर्क हैंडल करना पड़ेगा डेडलाइन से पहले, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन, यानी कि उनको पेपर वर्क तुरंत पेपर वर्क पे एक्शन लेना पड़ेगा, जो पेपर वर्क है वो काम पूरा तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ डेडलाइन से पहले, है ना। तो एग्जिजेंट जहाँ आ गया, मतलब कि वो आप काम टाल नहीं करते हो, आपको अर्जेंट बेसिस पे वो पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा डेडलाइन से पहले, समझ आ गया। ओके,
अब सेवन्थ वर्ड है हमारा टाइटुलर। टाइटुलर भी एक एडजेक्टिव है, यानी जो सिर्फ नाम के हेड हो, ये सिर्फ नाम का हेड हो या बॉस हो, जिसके पास पेपर पर बड़ा टाइटल हो, है ना, पर असल में कोई रियल पावर नहीं हो। एक मिनट, सॉरी, मुझे ऐसा लगा कोई मुझे बुला रहा है, सो ओके। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा नेम ऑनली, फॉर्मल टाइटल, नॉमिनल, टोकन। टाइटुलर मतलब टाइटल से ही समझ लो, टाइटल से टाइटुलर बना है, मतलब बस नाम का टाइटल है, पेपर में वो हेड है, पेपर में उसका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, बड़े पोजीशन पे है पेपर में, तो पेपर के अकॉर्डिंग ऑफिशियली वो बड़े पोजीशन पे है, बट असल में उसकी जो रियल पावर है वो उतनी ना हो, ठीक है। तो सिनोनिम देख लिया। एंटोनिम मतलब उसका उल्टा, यानी कि रियल हो, एक्चुअल हो, पावरफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्रेजिडेंट इज द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट वाइल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द पीएम। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो स्टेट का हेड है, प्रेजिडेंट इज द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेजिडेंट तो सिर्फ नाम के, स्टेट का हेड जो है वो नाम का है कि स्टेट का हेड प्रेजिडेंट है ना, पेपर में लिखा है कि हाँ ये सबसे सुप्रीम पोजीशन पे है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर आप भी देखते होंगे कि पोजीशन के अकॉर्डिंग, ऑफिशियली पेपर के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पर जो हेड है स्टेट के वो प्रेसिडेंट को माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर है वो पीएम के पास ही होता है ना। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, हमारा 8th वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट जो कि नाउन है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान जो पुरानी चाल रही सॉरी वो इंसान जो पुरानी चल रही रीति रिवाजों, रूल्स या पुरानी सोच को तोड़कर कुछ नया और अलग करता है, ठीक है, यानी कि वो पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को, बिलीव्स को हमेशा तोड़कर अपनी चीज़ें, जो नई चीज़ें हैं, अलग करता है। कुछ सोसाइटी में जो पुराने समय से चली आ रही है, रेदर देन उसको फॉलो करने के बजाय हमेशा वो उसको तोड़ता है, कुछ नया करता है, कुछ अलग करता है उस इंसान को, क्योंकि ये इंसान की बात, हम उस इंसान को रेफ़र कर रहे हैं, इसलिए ये नाउन है, ठीक है। तो इसको हम सिनोनिम और क्या हो सकता है, रूल ब्रेकर, रेबेल, है ना, जो हमेशा रेबेलियस होता है ना, कि वो जो बात गलत है वो गलत है, पुरानी सोच पे जो चीज़ें हैं उस पे नहीं चलेगा। एंटोनिम हो गया इसका ट्रेडिशनलिस्ट। ओके, यहाँ पर थी सिनोनिम रूल ब्रेकर, रेबेल, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, मैवरिक, ठीक है। एंटोनिम हो गया ट्रेडिशनलिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट, ऑर्थोडॉक्स। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एज एन आइकोनोक्लास्ट इन एजुकेशन द यंग टीचर रिजेक्टेड ट्रेडिशनल रोट लर्निंग टेक्निक्स इन फेवर ऑफ क्रिएटिव विजुअल्स, ठीक है, कि एजुकेशन में एक आइकोनोक्लास्ट होने, एज एन आइकोनोक्लास्ट एजुकेशन में रह करके, यानी एज अ रेबल इन एजुकेशन, जो यंग टीचर है वो ट्रेडिशनली जो रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन वाला तरीके से पढ़ाया जाता है, टीचर जो है उस टेक्निक को रिजेक्ट करती है और क्रिएटिव विजुअल्स को फेवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर को कैसा दिखाया जा रहा है कि वो आइकोनोक्लास्ट है ना, वो पुराने रीति रिवाजों को, ट्रेडिशनल मेथड से जो पढ़ाया जाता था उसको वो ब्रेक करती है, उसको वो रिजेक्ट करती है, और अपना जो एक्टिव मेथड है उसको मतलब उसके लिए बढ़ावा देती है। हमारा जो 9th वर्ड है आज का, डे 1 का, वो है गुलिबिलिटी। गलीबिलिटी मतलब जो कि एक नाउन है, गुलिबिलिटी बोल सकते हो, यानी कि बहुत इंसान भोला है, किसी का भोलापन या आसान स्वभाव जिसके कारण कोई भी उसे जल्दी बेवकूफ़ बना सकता है या बातों में फंसा सकता है। ऐसे कई लोग होते हैं, आप अपने आसपास देखा होगा, जो दिल के बहुत सच्चे होते हैं, बट वो इतने भोले भी होते हैं और मतलब इतने भोले होते हैं कि उनको कोई भी शातिर बच्चा होगा, तेज़ इंसान होगा, चंट इंसान होगा बोल सकते हैं, वो अपनी बातों में उसको फँसा सकता है, आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उस तरह के लोगों को आसानी से अपनी बात में फँसा सकता है, उस तरह के लोगों को हम गुलिबल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम हो गया इनोसेंस, क्रेड्यूलिटी, नेविटी, इंजीनियसनेस। आई डोंट नो ये आवाज़ें क्या आ रही है बहुत तेज़-तेज़, कहीं शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रही हूँ कि हमारे घर पे तो कुछ नहीं हो रहा है। ओके, एंटोनिम इज़ उसका अपोज़िट, कोई भोला इंसान नहीं है, स्मार्ट है, स्केप्टिसिज़्म, ऑस्ट्यूटनेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑनलाइन स्कैमर्स ऑफन एक्सप्लॉइट द गुलिबिलिटी ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स बाय ऑफरिंग फेक जॉब गारंटीज, ठीक है। जो ऑनलाइन स्कैमर्स है वो
क्या करते हैं, हमारे इनोसेंट सिटीजन्स की गुलिबिलिटी को फंसा लेते हैं फेक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करके, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। किनको? गुलिबल पर्सन्स को ज़्यादातर फंसाते हैं। हमारा आज का जो आखिरी वर्ड है वो है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल प्लॉजिबल जो कि एडजेक्टिव है। प्लॉजिबल मतलब कि कोई ऐसी बात या बहाना जो सुनने में सच लगे, जो पॉसिबल हो, जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, रियल लाइफ में पॉसिबल हो। वो पता नहीं हो भी सकता है, नहीं भी सकता, बट सुनने में तो एटलीस्ट पॉसिबल लगे, है ना, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। मतलब कोई ऐसी बात जो बिलीवेबल हो, हम मान सकते हैं, फैंटेसी में नहीं है, सच में रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लॉसिबल। तो आप ऐसे याद कर लो, प्लॉसिबल से पॉसिबल, कोई चीज़ पॉसिबल होगी। सो सिनोनिम हो जाएगा बिलीवेबल, पॉसिबल, क्रेडिबल, फीजिबल, है ना। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनबिलीवेबल, अनप्रोबेबल, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है ना, बेतुकी सी बातें क्या कर रहे हो, क्या एब्सर्ड बातें कर रहे हो, कि क्या मतलब कोई सेंस है इस बात का, तो उसको एब्सर्ड बोलेंगे। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लॉजिबल, ठीक है। जैसे कि द स्टूडेंट प्रोवाइडेड अ हाईली प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अराइविंग लेट, सो द प्रिंसिपल एक्सक्यूज है। मतलब एक स्टूडेंट ने इतना प्लॉजिबल अपना रीज़न दिया लेट आने का कि मतलब इंसान को लगेगा हाँ यार सही में, मतलब ऐसा कहानी सुना दिया, इतना प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रिंसिपल को भी, टीचर को भी नहीं, प्रिंसिपल ने भी उसको एक्सक्यूज़ कर दिया, यानी कि प्रिंसिपल भी मान गया कि अच्छा चलो हाँ ये तो हो सकता है ऐसा। तो मतलब बात सुन के सच लगने लगे, इस तरह की बातें, इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया। तो अब हम अपने सेकेंड फेज़ में आ चुके हैं, जिसमें हम 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि ये स्पेसिफिकली मैंने ASO DSSS ASO के लेवल का बनाया, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहा है, उसके बेस पे ही बनाया है। तो बहुत आपको काम आने वाला है। और अगर अब तक आपको समझ आ रहा है तो फिर लाइक ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें हैं आपको पूछनी है, या फिर ठीक करनी है, या फिर कोई फीडबैक है, तो कमेंट ज़रूर करना। और अच्छा लग रहा है, इस तरह की डेली वीडियोज़ आएंगी वोकैबलरी की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। चलो आइडियम्स एंड फ्रेजेस में आते हैं। तो पहला हमारा आइडियम है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब देखो, यहाँ पर मैंने ना इंग्लिश में भी लिखा है। क्या लिखा है? इसका मीनिंग लिखा है। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए आप देखोगे PDF के ऊपर रिफाइंड वर्जन लिखा होगा। जो मुझे चेंजेस लगे मैं कर रही हूँ। अगर आपको और भी कुछ लग रहा है कि इसमें ये ऐड करना है, ये हटा दो, या कुछ भी हो, तो आप कमेंट में बताओ। तो जितना अच्छा हो सकता है आपके लिए, वो आई विल ट्राई। अब चलो कॉल, जस्ट अ मिनट। ओके, कॉल इट अ डे मतलब कि आज का काम यहीं पर रोक देना या बंद करना। वो इंग्लिश में भी लिखी हूँ मैं। आज का काम यहीं पर रोक देना और या बंद कर देना, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बिन रिव्यूइंग मॉक टेस्ट फॉर 6 आवर स्टेट्स, लेट्स कॉल इट अ डे। मतलब आप कोई काम बहुत देर से कर रहे हो और आप अब बोल रहे हो कि यार अब बंद करते हैं, आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बोलते हैं ना, तो यानी कि लेट्स कॉल इट अ डे। तो एग्जाम्पल ये लिखा है कि हम 6 घंटे से मॉक टेस्ट रिव्यू कर रहे हैं, तो अब चलो बंद करते हैं, बहुत हो गया आज के लिए, लेट्स कॉल इट अ डे, है ना। एट द 11th आवर, सेकेंड जो है वो है हमारा एट द 11th आवर। इसका मतलब एकदम आखिरी मौके पर, मतलब जब डेडलाइन ख़त्म होने वाली हो ना, एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट। जैसा कि ज़्यादातर आजकल हम लोग क्या करते हैं कि असाइनमेंट्स वगैरह कॉलेज वगैरह में जब तक डेडलाइन नहीं आता है तब तक वो प्रेशर नहीं आता है। तो हमेशा आदत हो गई है मेरे को तो कि डेडलाइन से पहले ही काम करने की, यानी कि असाइनमेंट कंप्लीट करने की डेडलाइन से पहले ही, एट द 11th आवर। तो इसमें क्या एग्जाम्पल है? ही सबमिटेड हिज DSSS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द 11th आवर, जस्ट 10 minutes बिफोर द सर्वर क्लोज। तो एक बच्चे ने DSSS का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो जस्ट फॉर्म बंद होने के 10 मिनट पहले, ठीक है, जस्ट एट द 11th आवर पे इस फॉर्म को सबमिट किया। एट द 11th आवर पे फॉर्म को सबमिट किया मतलब कि जब फॉर्म बंद होने वाला था उसके कुछ मिनट पहले ही, 10 मिनट्स पहले ही क्या बोलते, सबमिट किया DSSS का फॉर्म। तो आप लोग ऐसा मत करना भाई, रिस्क क्यों लेना। ओके, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें सारे ही जो आइडियम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ठीक है, तो ज़रूर से इसको देखना है, इग्नोर नहीं करना है।
और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं अपलोड करती रहती हूँ आजकल, एक्टिव हो गई हूँ। DSSB ASO से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और हम उसका ज़्यादा मेंबर्स हो जाएंगे तो बाद में ग्रुप भी बनाएंगे कि जहाँ पे आप लोग बात कर सकते हो, क्वेरी एक दूसरे से पूछ सकते हो एंड ऑल स्टफ्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है कि देर रात तक जग कर कड़ी मेहनत करना या पढ़ाई करना, ठीक है। टू स्टडी और वर्क लेट इन दी नाइट। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि रात भर पढ़ रहे हैं, उसी को बर्न द मिडनाइट ऑयल रेफर कर रहा है। आप इनफैक्ट रात में अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, रात भर जग करके आप ऑफिस का भी काम कर रहे हो, तो भी आप बर्न द मिडनाइट ऑयल का फ्रेज़ का जो यूज़ है वो कर सकते हो। तो ये आपको अभी करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब अब वो डिपेंड करेगा, जो मॉर्निंग पर्सन है वो मे बी सुबह करेगा, बट जो रात के पर्सन है उनके लिए क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। यानी कि अगर आपको एएसओ का एग्ज़ाम क्लियर करना है पहले ही अटेम्प्ट में, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। यानी मिडनाइट ऑयल बर्न करने के लिए आपको रेडी रहना है, यानी कि आपको रात भर पढ़ने की शुरुआत कर देनी है। टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एएसओ एग्ज़ाम ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। कैसे लग रहे एग्जाम्पल? ओके, अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज इसका मतलब कोई ऐसी खोज या कोशिश करना जिसका एंड में कोई रिजल्ट ना निकले, कोई कंक्लूजन ना निकले, या फिर जो हमने इतनी मेहनत की, इतना प्रैक्टिस किया, जो भी हमने एक्शन किया वो बेकार गया, या जो हमारे हमने ट्राई किया वो बिल्कुल बेकार का प्रयास था। यानी अ फुलिश होपलेस सर्च, अ वाइल्ड गूज चेज, है ना। कि हम जो है, आप एक आउटडेटेड रेफरेंस बुक है जो कि बहुत पुराना बुक है, उसको एक लोकल मार्केट में ढूंढ रहे हो, तो वो क्या निकला, बेकार निकला। एक पुराना आउटडेटेड रेफरेंस बुक जिसका अब के आज के पैटर्न के का कुछ लेना देना नहीं है, उसको आपने इतना टाइम लगा के पूरे दिन एक मार्केट में ढूंढा, कौन सा एक फेमस मार्केट है ना, भूल गई हूँ, वहाँ पूरा दिन लगाया, तो वो क्या निकला, उसका कुछ निष्कर्ष निकला नहीं, वो तो वेस्ट गया, है ना। सो लुकिंग फॉर दैट आउटडेटेड रेफरेंस बुक इन लोकल मार्केट्स टर्न्ड आउट टू बी अ वाइल्ड गूज चेज। यानी कि वो बेकार गया, टाइम वेस्ट हुआ पूरा इतनी मेहनत करने के बाद। ओके, हमारा आज का जो 5th आइडियम्स एंड फ्रेज है वो क्या है आज का, यानी कि डे 1 का। डे 2 भी मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी। फेस द म्यूज़िक यानी अपनी गलती का सामना करना और उसके बुरे परिणाम के लिए, है ना, भुगतना, यानी तैयार है ना। टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल समझ आ गया ना, फेस द म्यूज़िक मतलब आपने कुछ किया जिसका अब जो कॉन्सिक्वेंस है, आपको नेगेटिव, कुछ गलत है, अच्छा नहीं है कॉन्सिक्वेंस, वो भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा, बोलते हैं ना, तो उसके लिए आप तैयार हो। फेस द म्यूजिक, है ना। अगर आप देखो, इफ़ यू स्किप रेगुलर रिविजन्स यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक ऑन एग्जाम डे। अगर आप रेगुलर रिविजन स्किप कर रहे हो तो आपको जो है इसका बुरा परिणाम एग्ज़ाम के दिन भुगतना पड़ेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो, एग्जाम्पल्स भी ऐसे रखने कि आपको मोटिवेटेड रखेगा। तो ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना है, मेहनत लग रही है, और जो भी सजेशन है आप दे सकते हो कमेंट करके। इफ़ यू स्किप रेगुलर रिविजन्स तो आपको म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा ऑन एग्ज़ाम डे। फेस द म्यूज़िक, यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक, यानी कि आपको जो बुरा परिणाम है वो फेस करने के लिए रेडी रहना एग्ज़ाम के दिन, क्योंकि आप रिविजन तो कर नहीं रहे हो। ओके, अब हम अपने आखिरी फेज़ में आ जाते हैं, जो कि है 5 हम 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट हम सब जानते हैं, एक्सट्रोवर्ट मतलब वो इंसान जो बहुत खुलकर बात करता है और जिससे लोगों के बीच रहना पसंद होता है ना, यह सब आपने सुना होगा। और सोशल पर्सन, तो हर आउट गोइंग नेचर मेक्स हर अ परफेक्ट एक्सट्रोवर्ट हु कैन ईजिली मैनेज टीम मीटिंग्स। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आई थिंक वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। हैंडपिक, हैंडपिक मतलब वो इंसान, जो वो पति जो हमेशा अपनी पत्नी की बातें या ऑर्डर्स के नीचे दब कर रहता है ना, पत्नी के चारों तरफ घूमता रहता है, जो पत्नी बोलती है, वाइफ बोलती है, वही करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, उनकी ही ऑर्डर्स के अंदर दबा रहता है ना, जोरू का गुलाम जैसे बोलते हैं हम ऐसे मजाक में। सो अ मैन डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ, हैंडपेक मतलब ये हो गया। तो हिज फ्रेंड्स फ्रिक्वेंटली टीज्ड हिम मतलब उसको चिढ़ाते हैं, उनके जो दोस्त है, उसके जो दोस्त है उसको चिढ़ाते हैं फॉर बीइंग अ हैंडपेक्ड हस्बैंड। एक जोरू का गुलाम अपने वाइफ का बना रहता है, इसके लिए उसके फ्रेंड्स उसको जो चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो कहीं भी उसको बाहर जाना हो तो वो पहले अपनी वाइफ से परमिशन लेता है।
तो ये हैंडबैग का एग्जाम्पल हो गया। पोर्टेबल, अब देखो यहाँ पर ना एक जो आप डिफरेंस समझना कि मैं ना पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पोर्टेबल की बात कर रही हूँ। इसमें आर नहीं है अगर आप देखो तो, है ना। तो पोर्टेबल नहीं है, ये पोर्टेबल है, आर नहीं है। पोर्टेबल अलग हो जाएगा। तो पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल का मतलब क्या है, जो पानी पीने के लिए बिल्कुल साफ़ और सेफ़ हो, पीने योग्य जल होता है ना, वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग को हम बोलते हैं पोर्टेबल। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ वर्किंग हार्ड टू इंश्योर कि एवरी हाउस होल्ड जो है वो एक क्लीन पोर्टेबल वाटर रिसीव कर सके, है ना। तो ये भी आपको समझ आया। ओपेक, ओपेक जैसे ट्रांसपेरेंट होता है जो आर पार दिखे, तो ओपेक उसका उल्टा होता है कि आर पार ना दिखे, है ना। कोई ऐसी चीज़ जिसके आर पार देखा ना जा सके। अपारदर्शी, है ना, नॉट एबल टू सीन थ्रू, तो ट्रांसपेरेंट का उल्टा है ये। सो द ऑफिस विंडोज़ वर रिप्लेस्ड विद द ओपेक ग्लास शीट्स टू मेंटेन कंप्लीट प्राइवेसी। रखने के लिए ऑफिस की जो विंडोज़ है उसमें जो ग्लास है वो किस तरह का ग्लास लगा दिया गया, ओपेक ग्लास शीट्स लगा दिया गया, ताकि आर पार बाहर का ना दिखे, बाहर का अंदर, अंदर का बाहर ना दिखे, और कंप्लीट प्राइवेसी मेंटेन कर सके। आज का हमारा आखिरी वर्ड या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जो कमज़ोर हो, जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती हो, या पहुंचाई जा सके, या अटैक किया जा सके, किसी भी चीज़ पे आसानी से अटैक किया जा सके, वो इंसान या वो चीज़ जो है वो वल्नरेबल कहलाएगी, है ना। एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विदाउट प्रॉपर डिजिटल सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम्स रिमेन हाईली वल्नरेबल टू मैलवेयर। तो मुझे इनिशियली लगता था वल्नरेबल जो है इंसान के लिए यूज होता है, ठीक है, जिन पे आसानी से, जो बहुत कमज़ोर हो, जिन पे आसानी से अटैक हो सके, उनको आसानी से हर्ट किया जा सके। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई चीज़ भी, सामान भी वल्नरेबल हो सकती है। जैसे इसमें बोला है कि अगर प्रॉपर डिजिटल सिक्योरिटी नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम्स क्या रहेंगे, हाईली वल्नरेबल रहेंगे। किसको, टू मालवेयर, मतलब उसमें कंप्यूटर सिस्टम्स में आसानी से जो मालवेयर है, वायरसेस है, वो अटैक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आज का आपका होमवर्क टास्क है कि डे 1 में आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, चाहे जो वर्ड है, ठीक है, वर्ड्स में 10 वर्ड्स बताए, तो उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से कोई एक वर्ड चूज़ करो, लाइक प्लॉजिबल, लेथार्जिक, लोक्वेशियस, कोई भी 10 में से कोई भी एक वर्ड चूज़ करो, और डे टू डे सिंपल डे टू डे सेंटेंस में आपको उसको फ्रेम करना है, उसका मीनिंग लिखो, उसका सेंटेंस फॉर्म करो, और कमेंट बॉक्स में अपनी नोटबुक में, वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कमेंट में आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो हम इससे और ज़्यादा एक दूसरे के कमेंट्स देखेंगे, तो और ज़्यादा हम फैमिलियर होंगे वर्ड्स से, ठीक है। अब डिफरेंट लोग उन 10 में से अलग अलग वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं, तो ये इतना फ्रीडम है आपको। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। बाकी आपको पसंद आया है तो शेयर कर देना बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, या टेलीग्राम चैनल पे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट तो मैंने बोला ही है कि आप जो भी कर सकते हो। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं डे 2 के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।